ने को दिया होएगा ज़रूर लास्ट टाइम। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि क्या था। तो अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ स्क्रीन शेयर करो, अपना कोड दिखाओ और स्टार्ट करो। तो किसी को कोई मसला नहीं। ठीक है, चलूँ फिर आगे मैं। चलें, ठीक है। तो यार ये नहीं मैं देख रहा होता। वालेकुम सलाम। तो लास्ट टाइम जो हम पहुंचे थे वो मेरा ख्याल है, आ, हम आई डोंट थिंक हमने हमने इफ की कंडीशन की। हाँ, हमने इफ की कंडीशन की थी। यार फिर तो आपको काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनाने को दिया होएगा। तो वो अगर बन गया तो फिर वेरी गुड, ठीक है। तो इफ के अंदर हमारी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, उसको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, सिर्फ वो रह गए हैं, बाकी सारा हमारा काम हो गया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ये था कि दीज आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस टुगेदर। ठीक है। ये तीन होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है। इनके निशान जो हैं प्रोग्रामिंग में, वो एंड का डबल एम्परसेंड होता है, और का डबल पाइप होता है, और नॉट का एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये इनके निशान होते हैं। बिल्कुल जिस तरह आम जिंदगी में काम करते हो ना, कि एंड जो है वो दो चीजों को जोड़ने के काम आता है, तो बिल्कुल उसी तरह से और भी, मतलब प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल उसी तरह से ना। जैसे तुमने अगर दो बातें कहनी है, फॉर एग्जाम्पल के अगर ए जो है वो 20 से बड़ा है एंड बी जो है वो भी 20 से बड़ा है, तो मैं कुछ कर दूं। व्हेन यू वांट टू ज्वाइन टू कंडीशंस, जब दो कंडीशंस जोड़नी होती हैं आपस में, तो ये निशान इस्तेमाल होते हैं, एंड के, और नॉट के। इनके दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते, ये डबल एम्परसैंड है। इसी तरह से अगर आपने और देना हो, और का क्या मतलब होता है, इफ मूड इज गुड। मैं इसको एग्जांपल में करवा देता हूँ, मैं इसको एग्जांपल में करवा देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने कैरेक्टर की डेटा टाइप आज तक यूज़ नहीं की, तो मैं वो ज़रा यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट्स each condition and runs. Okay? Your program should output as per ये। तो अगर पिच ऐसी है और रन्स इतने हैं, तो रिजल्ट ये होएगा। ठीक है। तो अगर पिच फ्लैट है, एफ फॉर फ्लैट, और रन्स 300 से ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान जीत जाता है। अगर पिच बाउंसी है और रन्स 300 से ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान हार जाता है। और अगर रन्स 300 से कम हैं, तो अगेन पाकिस्तान जीत जाता है। कुछ इस तरह का आपने करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब इसमें ज़ाहिर बात है, तुम्हारे पास दो इनपुट्स हैं, एक पिच है और एक रन्स है। तो रन्स तो तुम्हारे सिंपल वही है, इंटीजर है, नंबर है, वही है जिस तरह से तुम करते आए हो, पिछली बार भी जिस तरह कर रहे थे। मैंने इस बार जरा पिच के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, कि पिच जो है वो तुम्हारा वो है ना, एक टेक्स्ट वेरिएबल है, कैरेक्टर वेरिएबल है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो तो अगेन जिस तरह पिछली दफा कर रहे थे कि दो वेरिएबल्स डिफाइन करो, जो जो रिक्वायर्ड है, और काम करना शुरू करो। यहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है। तो मेरे पास एक वेरिएबल है पिच, लेकिन डेफिनेटली वो कैरेक्टर है, मतलब उसमें कोई हरफ आना है, उसमें नंबर तो नहीं ना आ रहे। और इंट है रन्स। ठीक है। दो वेरिएबल हैं, एक पिच जिसमें हम कोई कैरेक्टर लिखेंगे, और एक रन्स है जिसमें हम इंटीजर लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यूजर से ये इनपुट ले लो। तो सी आउट एंटर पिच कंडीशन।
ठीक है। और इसको हिंट दे दिया करो ना थोड़ा सा, इसको कहा करो कि एफ एंटर करो फॉर फ्लैट और बी एंटर करो फॉर बाउंसी। ठीक है, ये आप जितना मर्जी अच्छा कर लो उतना कर सकते हो। इसको आप यहाँ पे स्लैश एन दे दो, यहाँ पे भी स्लैश एन दे दो, और यहाँ पे भी स्लैश एन दे दो। तो उससे ये होएगा एक छोटा सा मेन्यू सा बन जाएगा उसके पास, तो वो यहाँ पे पिच की कंडीशन बता सकता है। फिर इसी तरह से एंटर रन्स, और सी एन आपने कर लिया रन्स। कोई घिसी-पिटी बात जो पिछली बार से चल रही है। अब मुझे दो काम करने की जरूरत है। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर पिच फ्लैट है और रन्स 300 से ज्यादा है तो मुझे पाकिस्तान को जिताना है। तो मुझे दो कंडीशंस बनानी है। मुझे कहना है कि इफ पिच इज इक्वल टू फ्लैट एंड रन्स ग्रेटर देन 300। अब इसमें सिर्फ नई बात तुम्हारे लिए ये है कि तुम एक कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो। तो कैरेक्टर के ऊपर जब काम करना है तो उसकी कंडीशन जब चेक करनी है पिच इक्वल टू एफ, तो इसको सिंगल कोट्स में रखना है। ठीक है, बस सिर्फ ये खास बात है कि इसको सिंगल कोट्स में रखना पड़ेगा। ये जो एफ की वैल्यू है इसको सिंगल कोट्स में बंद करना है। तो अगर पिच एफ है एंड रन 300 से ज्यादा है तो सी आउट कर दो कि पाकिस्तान। आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि अगर पिच बी है, बाउंसी है और 300 से ज्यादा है तो पाकिस्तान लूज करता है। तो ये एल्स इफ बन जाएगा। एल्स इफ पिच इज बी एंड runs are less than 100, नहीं greater than 300, less runs are greater than 300, तो सी आउट कर दो पाकिस्तान लूजेस। और अब ये है कि लेस देन 300 रन। ठीक है, अब ये साफ साफ बात है कि ये लेस देन 300 रन है। ठीक है, तो एल्स अगेन एल्स इफ भी कर लो, चलो एल्स इफ ही कर लो। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ ऐसे है, एल्स इफ रन्स आर लेस देन 300 तो सी आउट कर दो कि पाकिस्तान विंस। ठीक है, और इसको चला के देख लो। तो इसमें सिर्फ खास बात ये थी, वो नहीं डाला, इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाला। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा डाला, सेमीकोलन। इसमें खास बातें दो थी। एक तो ये कि तुमने कैरेक्टर की डेटा टाइप इस्तेमाल कर ली, और दूसरी ये कि तुम्हें ये जो मल्टीपल कंडीशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाना, ये तुमने पहली दफा किया। तो हम पिच की कंडीशन बताते हैं, हम कहते हैं कि फ्लैट पिच है और रन कहते हैं कि 334 हैं, तो पाकिस्तान जीत जाता है। और मतलब अगर उल्टा करोगे कि बाउंसी है और 333 है तो पाकिस्तान हार जाता है, मतलब सो ऑन ना। ठीक है, तो इसमें दो बातें जरा नई है, एक तो कैरेक्टर को कैसे संभालना है और एक उसको कंडीशन को, लॉजिकल कंडीशन को। तो दोनों बातें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ट्राई करके देखना, और मतलब इसके साथ खेल के देखो। आप कोई भी सिचुएशन वो बना के ना उसके साथ आप काम करते हो कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी मैं इससे आगे जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये एक छोटा सा चीज़ रहती थी लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ के अंदर, ये भी पिछली दफ़ा हो जाने चाहिए थे, बल ये रह गए थे। तो मैं इससे आगे जाऊंगा, और आगे लूप्स हैं, रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सब ये काम ज़रा मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। तो हमने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, हमने की सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ये होती थी कि ऊपर से लेके नीचे तक एक एक लाइन चलती थी। कोई लाइन दो दफा नहीं चलती थी, कोई लाइन स्किप नहीं होती थी, तरतीब से सारी लाइनें चलती थी। पिछली क्लास में हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग की, जिसमें ये होता था कि किसी कंडीशन की बुनियाद पे, किसी खास स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद पे आपकी या तो कुछ लाइंस चलती थी या नहीं चलती थी। और हमने यही किया ना इफ के अंदर कि भाई या तो ये लाइन चलेगी या नहीं चलेगी या स्किप हो जाएगी। तो इसको कंडीशनल वो कहते हो। और अब जो करने लगे हो इसको आइटरेटिव कहते हो। आइटरेटिव
प्रोग्रामिंग, विच मीन्स के आइट्रेशन मीन्स रेपिटेशन, आइट्रेट का मतलब होता है रिपीट करना। तो यहाँ पे अब कुछ चीजें, कुछ लाइंस आपस में रिपीट होएंगी, कुछ एक लाइन है जो 200 दफा चलेगी, दिस इज कॉल्ड आइट्रेटिव प्रोग्रामिंग, ये लूप्स हैं, ठीक है। लूप्स जो आइट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, आइट्रेट मीन्स रिपीट। तो लूप्स तीन किस्म के होते हैं, फॉर का होता है, वाइल का होता है, डू वाइल का होता है, ठीक है। सी शार्प और जावा के अंदर फॉर ईच भी होता है, लेकिन बस यही लूप्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, मतलब बस, हाँ जब मतलब जैसी मर्जी कर लो, बेसिक यही तीन लूप रहते हैं। तो हम वाइल से शुरू करेंगे कि वाइल का लूप कैसे लिखते हैं। तो वाइल का लूप ऐसे लिखते हैं कि वाइल के आगे एक कंडीशन आती है और उसके अपने करली ब्रेसेस होते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से, ठीक है। ये वाइल का सिंटैक्स होता है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट 1 लिखो, 10 लिखो, जो मर्जी करो, वाइल को लिखते इस तरह, स्पेलिंग गलत कर दी है लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये कंडीशन एग्जैक्टली वही है जो उस दिन थी। उस दिन हमने कहा था कि कंडीशन कैसे बनती है, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से बनती थी, और एक ऐसी चीज होती थी जो या ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। तो ये अभी भी वैसे ही है बिल्कुल, कि वाइल के आगे आप जो भी चीज लिखोगे वो एक कंडीशन होएगी विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। वाइल चलता किस तरह है, बहुत ही आसान है कि वाइल प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ, ऊपर इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, ऊपर से चलता हुआ यहाँ तक आता है ना, तो जैसे ही वो वाइल को हिट करता है, वो कंडीशन को इवेल्युएट करता है। दो ही रास्ते हैं, या तो कंडीशन ट्रू निकलेगी या कंडीशन फॉल्स निकलेगी। अगर तो कंडीशन ट्रू निकलती है तो वो लूप के अंदर आ जाता है, लूप को एग्जीक्यूट करता है। जब लूप खत्म हो जाता है तो वो घूम के वापस दोबारा लूप के ऊपर चला जाता है। लूप का मतलब ही है लूप करना, घूमना, रिपीट करना। तो जैसे लूप खत्म होता है वापस चला जाता है, दोबारा जाके कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन अगर अभी भी ट्रू है तो दोबारा लूप चला देता है, और फिर जहां पे लूप खत्म होता है वो नीचे नहीं जा सकता, नीचे वाली लाइंस तक नहीं जा सकता, वो वहीं से घूम के वापस। तो वो रिपीट करता रहेगा सारी जिंदगी जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हुई तो अब तो लूप नहीं चलना, बस अब वो यहां से इसको लूप को एग्जिट करके नीचे जो भी लाइंस लिखी हुई हैं उनके ऊपर आ जाता है। दिस इज व्हाट अ लूप इज, ठीक है, कि वो रिपीट करेगा अपने आप को। आ, इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर करें तो मैं कहता हूं कि अगर इंट x इज इक्वल टू 0 है और मैं कहूं कि वाइल x इज लेस देन 10 है, और अगेन करली ब्रेसेस के बारे में भी आपको उस दिन बताया था कि आप लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं लगाते तो इसका मतलब ये था कि सिर्फ बॉडी के अंदर एक लाइन आ सकती है। तो बहरहाल इट्स गुड प्रैक्टिस के लगाओ, लेकिन समझ होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ सी आउट करो एक्स और एंड एल कर दो, ठीक है। ये छोटा सा कोड स्निपेट चलाओ जरा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी जब हम चलाएंगे। तो अगर नहीं समझ आती तो चला के देखो। जीरो। है जीरो। जीरो, बस। जीरो ही चल रहा रहेगा सर। हाँ जीरो चलता रहेगा, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल जीरो चलता रहेगा। तो अगर ये समझ नहीं आती तो इसको चला के देखो। तो पहली लाइन x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है एक वेरिएबल है जिसमें हमने 0 असाइन कर दिया है। अब इस कंडीशन को इवेल्युएट करो। तो कंडीशन जब भी इवेल्युएट करनी है, आंसर आएगा या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये लिखा हुआ है 0 लेस देन 10, ये लिखा हुआ है, ये ट्रू आएगा डेफिनेटली। ट्रू आता है तो लूप के अंदर आ जाओ, यही हमने बात की है। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा x विच मीन्स 0। तो यहां तक ये हुआ कि स्क्रीन पे 0 प्रिंट हो गया, वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक है। जब लूप खत्म होता है तो हम घूम के वापस जाते हैं और दोबारा कंडीशन का फैसला करते हैं। दोबारा फैसला करो, x की क्या वैल्यू है, 0। 0 लेस देन 10 है, यस 0 लेस देन 10 है, लूप के अंदर आ जाओ। फिर स्क्रीन पे प्रिंट कर दो 0, ये दूसरा 0 प्रिंट हो गया। लूप खत्म हो गया, वेरी गुड, घूम के वापस चले जाओ, फिर कंडीशन का फैसला कर लो। x की क्या वैल्यू है, 0।
भाई एक्स की वैल्यू आपने कहीं चेंज तो नहीं ना की, तो वो तो सारी जिंदगी कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ये 0 बार बार प्रिंट करता रहेगा। दिस इज एन इन्फिनिट लूप विच नेवर स्टॉप्स। आउटपुट इसकी कुछ नहीं होएगी, मेरा ख्याल है इसको विंडोज रोक देगी चलाने से, मेरा ख्याल है रोक देगी, देखते हैं। अच्छा नहीं चला रही है, तो चला रही है तो वो 0 0 0 0 0 सारी जिंदगी प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। मेरा ख्याल तो सिक्योरिटी की वजह से रोक देगी क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसा चल रहा है। तो ये एक इन्फिनिट लूप बन गया। अब जहरी बात है, इन्फिनिट लूप तो नहीं बनाना, हमने सही लूप बनाना है। तो ठीक कैसे करोगे? मतलब हमने 0 से 10 तक गिनती, एक ऐड कर देंगे। अंदर एक ऐड कर दोगे, मतलब 0 से 10 तक गिनती प्रिंट करनी है ना, हम करना ये चाह रहे हैं, तो हम x प्लस 1 कर देंगे। अब ये होता है कि पहली दफा 0 लेस देन 10, 0 प्रिंट हो गया। लेकिन अब उस x की वैल्यू जो 0 थी उसमें एक जमा करो, 1 हो गया, और वो 1 असाइन करवा दो इस x को। प्लीज इसको मैथ्स ना समझना, ये मैथ्स नहीं है। मैथ्स में ये कभी भी नहीं लिख सकते कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये थोड़ी हो सकता है। मैथ्स में x इक्वल टू x होता है, ये इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट होती है, ठीक है। विच मीन्स कि x की जो इस वक्त वैल्यू है 0 की, उसमें एक जमा करो, 1 हो गया, वो 1 उठा के इस वेरिएबल में डाल दो, डन, खत्म हो गई बात। वापस गए, अब 1 लेस देन 10, हाँ जी है, 1 प्रिंट करो, फिर 2 कर दो, 2 लेस देन 10, हाँ जी 2 प्रिंट कर दो, फिर 3 कर दो, फिर 3 लेस देन 10, हाँ जी 3 प्रिंट कर दो। तो मेरे ख्याल अब समझ आ गई होगी कि ये 10 तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये चलाओगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद रुक जाता है क्योंकि वो कंडीशन आपकी वायलेट हो जाती है। प्रोग्रामिंग की पावर क्या है? दिस इज प्रोग्रामिंग की पावर के तुम 100 लिख दोगे तो वो एक 0 डालने से तुम्हारा वो 100 तक तुम्हारी सारी गिनती प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट प्रोग्रामिंग इज, कि तुम्हें सिर्फ अकल से काम करना है कि लाइन तो एक आधी लिखी हुई है लेकिन वो तुम 100 दफा एग्जीक्यूट करवा देते हो। तो ये मेरा एक लूप बन गया जो मेरी काउंटिंग प्रिंट कर रहा है फ्रॉम 0 टू 10। कुछ पूछना है प्लीज पूछो, क्योंकि अब आगे आपके काम है। जीरो टू 9 है एक्चुअली, 10 नहीं है, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 9 तक गिनती, सॉरी 199 हो गया, चलो मिटा देते हैं, 2 नंबर ही करते हैं, ठीक है। तो 0 से 9 तक काउंटिंग प्रिंट कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो बिल्कुल ठीक है। अब तेज होते हैं, और अब मैं आपको कहता हूं कि 10 से 0 तक रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करो। पहले एक दफा आराम से कागज पेंसिल पे कर लो, जब आपको यकीन हो जाएगा वो ठीक है, तो तब बोल दोगे क्या करना है। 10 से लेके 0 तक रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेकिन एक दफा मेरी एडवाइस है कि कागज पे कर लेना। ऑपरेटर को चेंज कर देंगे, हम्म या हम ये करेंगे, एक्स की वैल्यू 10 कर देंगे हम्म तो माइनस कर देंगे। चलो कर देते हैं। तुमने कागज पे चेक किया, एक्स की वैल्यू 10 कर देंगे कह रहे हो, और क्या कह रहे हो भाई? तुमने कहा एक्स की वैल्यू 10 कर दे, मैंने कर दी, आगे क्या करूं? ऑपरेटर चेंज कर देंगे 0। ग्रेटर देन 0 कर दें, इसको हाँ जी, इसको कर दूं ग्रेटर देन 0, 0 माइनस और इसको माइनस कर दूं, माइनस। ठीक है। तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है, आई डोंट थिंक कि कोई मसला है। दो रास्ते हैं, या तो चला के देख लो या वो करके देख लो, मतलब कागज पेंसिल पे उसको डिबग करके देख लो, तो बिल्कुल ठीक है। ये 10 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग आ गई। पहली वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन 0 है, हाँ वाकई है, 10 बड़ा होता है 0 से, गुड, 10 प्रिंट हो गया। अब 9 हो गई, 9 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 9 प्रिंट हो गया। 8 हो गया, 8 बड़ा है, हाँ बड़ा है, 8 हो गया, और सो ऑन। मैं इसमें कुछ और करना चाह रहा था लेकिन चलो। अब ये है कि राइट अ प्रोग्राम
which prints the even numbers in a user specified range. यूजर स्पेसिफाइड रेंज जब भी बोला जाए तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यूजर विल प्रोवाइड रेंज, आई स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। यूजर बताएगा कि यार मुझे 0 से 100 तक जाना है, मुझे 10 से 1000 तक जाना है। मतलब पिछले प्रोग्राम्स में तो हम फिक्स कर रहे थे ना, पिछले प्रोग्राम्स में जितने भी बनाए हैं उसमें फिक्स था कि 0 से 10 चले जाओ, 10 से 1 चले जाओ, जो भी है। इसमें यूजर ये बताएगा, इनपुट करेगा कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू क्या है। अब आपका काम ये है आपके प्रोग्राम का कि उसने सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं उस रेंज के अंदर, उस यूजर स्पेसिफाइड रेंज के अंदर। 3-4 मिनट ले लो, बेसिकली ज्यादा सोचने का ही टाइम है। तो मतलब 2-4 मिनट सोच के एक बार खाका बना के ये क्या होएगा, फिर मेरे साथ काम करो। अगर कोई बंदा खुद कोड लिखना चाहता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सर लिखें। नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो अगर लिख रहे हो तो। लिख रहे हो? ठीक है लिख लेते हैं। हाँ लिख लो, बेहतर है। मेरे से तो बहुत बेहतर है कि खुद लिखो। स्क्रीन शेयर कर लो, साथ साथ ही लिखते हैं। ओए होए, अभी स्टार्ट करना है? अच्छा, चलो।
भाई हंस नहीं गए थोड़ा सा? अच्छा जी, किसी और ने किया है? किसी और का कंप्लीट हो गया है? यार वो कोड जरा कॉपी कर दो मुझे, जो तुमने कोड लिखा है ना वो जरा चैट में डाल दो, मेरा टाइम बचेगा। भाई किसी ने नहीं किया? वेरी गुड, ठीक है, फिर तो बहुत ही आसान है। थैंक यू। तो ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू ले ली। ये तुम थोड़ा मिस टाइप कर गए हो, एंडिंग वैल्यू यहाँ पे लिखना था ना कि एंडिंग वैल्यू ले ली। ये सी आउट क्यों कर रहे हो, सी इन करना है। ठीक है जी, तुमने स्टार्टिंग वैल्यू यूजर से पकड़ ली, तुमने एंडिंग वैल्यू यूजर से पकड़ ली, ये बिल्कुल ठीक है कि तुमने ये रेंज यूजर से ले ली है। अब सवाल ये है, तुम्हें ये लिखने से पहले सोचना चाहिए था काफी सारा कि तुमने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। तो तुमने लूप चलाना है स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तुमने लूप स्टार्ट करना है इस वैल्यू से और एंड करना है इस वैल्यू तक। अब मुझे बताओ कि ये लूप कैसे लिखोगे, कि यहां से यहां तक कैसे चलाओगे। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड अगर मैं तुम्हें बता, पहली बात तो तुम्हें ये कागज पेंसिल पे सोचना है कि तुमने लूप कहां से कहां तक चलाना है। चलो वो तुम थोड़ी सी गलती कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई स्टार्ट से लेके एंड तक चलाना है। तो तुमने कहा मैं स्टार्ट से लेके एंड तक लूप चलाता हूँ, वेरी गुड, जबरदस्त हो। अब लूप के अंदर करना क्या है, इवन नंबर प्रिंट करने, इवन नंबर। यानी तुमने बेसिकली हर नंबर प्रिंट नहीं करना, तुमने नंबर को चेक करना है। तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, लेकिन तुम लूप के अंदर कर रहे थे। तुमने उस नंबर को चेक करना है कि अगर वो इवन है तो तुमने उसको प्रिंट करवा देना है, वरना नहीं करवाना। सिर्फ अगर इवन है तब प्रिंट करवाना है, ठीक हो गया। तो तुम कर रहे थे लेकिन तुम लूप के अंदर कर रहे थे, तो टेक्निकली थोड़ा सा गलत था। और फिर स्टार्ट की वैल्यू को एक बढ़ा देना है, दैट्स इट। सोचा मैंने सर जी इसको लगा के भी देखा था, लेकिन वो तो तुम्हारे अगर मुझे नंबर देने होते तो मुझे 10 में से तकरीबन 5 या 6 नंबर देने पड़ते, क्योंकि तुम्हारी चीजें सारी मौजूद थी, लेकिन वो थोड़ा आगे पीछे हुआ था। तो वेरी वेरी गुड, अच्छा था। तो मैं कहता हूँ 23 से लेके 33 तक मुझे दो, तो वो 23 से 33 के दरमियान में मुझे इवन नंबर्स प्रिंट कर देता है। और मैं अगली दफा अगर चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ 102 से लेके 111 तक दे दो। तो ये यूजर स्पेसिफाइड रेंज होती है ना भाई। यूजर स्पेसिफाइड रेंज ये होती है कि यूजर हर दफा डिफरेंट नंबर्स देगा और आपका प्रोग्राम उन नंबर्स के दरमियान में इवन नंबर्स निकाल के दे देगा। सर ये समझ नहीं आई, वो परसेंटेज 2 क्यों लगाया आपने, इसकी क्या लॉजिक है? ये पिछली क्लास थी, ये पिछली क्लास थी। परसेंटेज का जाके वो मॉडुलस का ऑपरेटर तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, रिमाइंडर का ऑपरेटर था। पिछली थी या पिछली से पिछली थी, 2 क्लासेस पहले थी। तो तुम्हें मॉडुलस का ऑपरेटर स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या करता था, ये रिमाइंडर निकालता था। अच्छा, अब एक सवाल है आपसे कि अगर मैं इनपुट देता हूं 112 और 110 तो क्या होता है? मैं आपके सामने कोड भी रखा हुआ है, मैं इनपुट दे रहा हूँ 112 और 110 तो क्या होता है? 112 ही वो प्रिंट करेगा। नहीं सर, वो लूप ही चलता रहेगा। दोबारा सोचो, दोनों दोबारा सोचो। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू 192, और एंडिंग वैल्यू क्या है? 110। 110। अब तुमने सिर्फ ये करना है कि तुमने मुझे बोलना है ट्रू या फॉल्स। ये जो हाईलाइट हुआ है बस बोलो ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स। तो बैकवर्ड जा रहे हैं। तो फॉल्स में क्या होता है? फॉल्स में लूप तो नहीं चलता, खत्म, बस उसके कुछ भी बाद नहीं होएगा। चलेगा। इसको इसको एंटर मारूंगा, कुछ भी नहीं होएगा, खत्म। ठीक है, क्योंकि लूप चला ही नहीं ना, लूप की कंडीशन ही फॉल्स हो गई, उसमें वो एक दफा भी नहीं चला। ठीक है, तो ये मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बेहतर है ये खुद ही करना कि घर जाके इसको संभालने की कोशिश करना कि यार अगर हम इस तरह बदतमीजी कर दें कि एक नंबर बड़ा दे दें और छोटा दे दें, तो खुद ब खुद होएगा रिवर्स काउंटिंग प्रिंट होनी शुरू हो जाए।
तुम्हारा प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंट होए कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है तो वो खुद ब खुद रिवर्स करनी शुरू करता है, ठीक है। 2 लाइनें लिखनी है, खुद ही हो जाएगा, तो थोड़ा सोच के करना। तो ये यूजर स्पेसिफाइड रेंज वाला प्रोग्राम है। अच्छा, अब यही चीजें जरा फॉर लूप के अंदर लेके जाएं, बल्कि डू वाइल के अंदर लेके जाओ पहले, और कल पे छोड़ दो। ये वाइल लूप के कुछ 2-3 एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं तुम्हें। अब मैं तुम्हें डू वाइल का एग्जांपल करवाने लगा। डू वाइल क्या होता है? डू कैसे लिखते हैं? वाइल, इस तरह से डू वाइल लिखते हैं। यानी अभी थोड़ी देर पहले तुमने वाइल लूप पढ़ा है, उसमें ये होता था कि ऊपर लिखते थे वाइल कंडीशन, ये ऊपर लिखते थे यहाँ पे। तो होता ये था कि जैसे ही प्रोग्राम उसके अंदर आने लगता था, लूप के अंदर आने लगता था, वहां पे एक दरवाजा लगा हुआ था, चेक लगा हुआ था कि भाई चेक करो कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू थी तो अंदर आने देता था, वरना नहीं आने देता। डू वाइल में ये है कि कोई दरवाजा नहीं है। डू वाइल में ये है कि ऊपर से प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है, सीधा अंदर आ जाएगा, चलता जाएगा, ये लूप चल जाएगा सारा। चलने के बाद इस कंडीशन का फैसला होएगा कि सही है या गलत है। अगर सही है रिपीट हो जाएगा, दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो जाहिर बात है दोबारा नहीं चलेगा। तो मैं इसमें बोल बोल के मैं टाइम ज़ाया करूंगा, मतलब आपका भी अपना भी फायदा कोई नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स वंस एटलीस्ट, कम से कम एक दफा इसने चलना ही चलना है। बड़ा अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये वाइल का लूप जो था अभी एक दफा भी नहीं चला। हमने 112 और 110 दिया तो एक दफा भी नहीं चला। ये डू वाइल में नहीं हो सकता। डू वाइल गारंटी करता है कि एक एग्जीक्यूशन होनी ही होनी, क्योंकि दरवाजा कोई नहीं लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड वेयर यू नीड टू गारंटी एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन। यहाँ पे तुम्हें ये रिक्वायरमेंट है ना कि कम से कम एक दफा उसने चलना ही चलना है, तो वहां पे वाइल ना लगाया करो, डू वाइल लगाया करो। इट्स नॉट अ डिफरेंट लूप। किसी किताब में इसको डिफरेंट लूप के तौर पे नहीं पढ़ाया होता, ये वाइल लूप ही है, उसका जरा डिफरेंट फ्लेवर है, ठीक है। इसके बड़े स्पेसिफिक इस्तेमाल हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो राइट अ प्रोग्राम which inputs gender, the program should repeatedly ask for gender if the user enters invalid value, ठीक है। जेंडर क्या है? मेल या फीमेल, एम या एफ। तो तुम्हारा प्रोग्राम सिंपली मुझसे पूछेगा कि जेंडर एंटर करो। डेटा टाइप क्या होएगी? कैरेक्टर होएगी, जारी बात है, कैरेक्टर जेंडर। और मैं कहूंगा एंटर जेंडर, और उसको हिंट दे दिया करो एम कॉमा एफ उसने एंटर करना है, ठीक है जी। और सीन हो गया जेंडर, वेरी गुड, ठीक है। ये तो हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम सारी ये है कि इसमें मैं अगर ए एंटर कर देता हूँ जो इनवैलिड है, जो गलत है, तो आपके प्रोग्राम को चाहिए था कि वो मुझे दोबारा कहे कि यार सही एंटर करो, गलत। तो अब ये ए तो ना एंटर करवाओ जेंडर में, ये तो सारा डेटा गलत हो गया। बस ये करना है। अब पढ़ो इसको। द प्रोग्राम शुड रिपीटेडली आस्क फॉर जेंडर इफ यूजर एंटर्स इनवैलिड वैल्यू। अगर तो उसने एम या एफ एंटर कर दिया तो वेरी गुड, लेकिन अगर उसने कुछ इनवैलिड वैल्यू दी है तो वहां पे उसको एरर दो, उसको कोड दोबारा करो। ये क्या कर रहे हो? तो ये काम क्लासिक डू व्हाइल लूप का है। तो क्लासिक डू व्हाइल लूप का है। आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद आपने कहा कि मुझे जेंडर बताओ। अब अगर तो जेंडर ठीक था तो बात खत्म कर दो, लेकिन अगर जेंडर गलत था तो ये डू व्हाइल लूप दोबारा उसको घुमाता जाएगा। यानी बेसिकली यहां पे लिखना है कि व्हाइल जेंडर इज इनवैलिड।
लॉजिक समझ आई कि अगर तो जेंडर इनवैलिड है तो ये घुमाता जाएगा, ये बार 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 पूछता जाएगा। अब आखिरी सवाल ये है कि ये लिखना कैसे है कि जेंडर इज इनवैलिड। जेंडर इनवैलिड कब होता है? जब वो एफ के बराबर ना होए या और वो एम के बराबर ना होए। एंड आना है या और? मेरे ख्याल में तो और ही आना है, जिस तरह मैंने बोला है लॉजिकली तो और ही लगा है। चला के देख लो। तो मैं ए एंटर करता हूँ दोबारा, एस एंटर करता हूँ दोबारा, डी एंटर करता हूँ दोबारा, एफ एंटर करता हूँ तो भी दोबारा जो गलत है। तो ये एंड आना है। तो सोच रहा था कि क्या आना है लेकिन समझ नहीं आई। ए एस डी और एफ पे खत्म। भाई जब मैंने सही एंटर किया तो प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए था ना। तो द प्रोग्राम शुड रिपीटेडली आस्क फॉर इनपुट इफ आई एंटर रॉन्ग, और जैसे ही आप सही एंटर करते हो वो खत्म हो जाता है। फिर चेक कर लो एक दफा, वैसे ठीक ही होएगा। ठीक है, वो करते रहोगे वो गलत वो चलाता रहेगा, लेकिन जैसे ही सही एंटर करोगे, एम कर दिया या एफ कर दिया, तो वहां पे वो खत्म कर देगा। कोई भी सॉफ्टवेयर होए उसके पीछे ये चेक्स सारे लगे होंगे, वो कभी भी आपको गलत एंटर नहीं करना देगा, वो आपको सही आपको फोर्स करेगा कि आपने सही एंटर करना है। तो एक ये होता है, एक इसका क्विक एग्जांपल ये होता है कि नंबर के साथ कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल write a program to input age. Program should repeatedly ask for input if user enters invalid age. Invalid age को डिफाइन कर लो, मेरा ख्याल है आउटसाइड 0 to 100, यानी एज जो है वो 0 से लेके 100 तक कोई इंटीजर नंबर हो सकती है। अगर यूजर 105, 110, 240 कुछ ऐसा एंटर कर देता है तो वो इनवैलिड है, और वहां पे हम उसको एरर मारेंगे। ठीक है, करो, ट्राई करना है तो। लेकिन इसके लिए बस 2-4 मिनट ही मिलेंगे। ये छोटे छोटे से एग्जांपल है इसमें, बस कुछ ज्यादा वो नहीं। सर स्टेटमेंट दोबारा दिखाएं। चलो सर लिखें। एज हाँ जी बोलो। ये सी आउट सीन ये डू वाइल के अंदर ले लेंगे। इसको डू वाइल में डालना है, बिल्कुल सही है, मुझे याद नहीं था। बिल्कुल सही है, इसको डू वाइल में डालना है। हाँ जी, अब तुमने करना क्या था, तुमने सिर्फ कंडीशन बनानी थी, तुम्हारा सिर्फ सोचना तुमने ये था कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनानी है। तो क्या बनाई है तुमने? अगर एज 0 से भरी है और ठहर जो इंग्लिश में ये ठीक है ना। अगर एज इनवैलिड है, इनवैलिड, तो दोबारा घुमाई जो। अब इनवैलिड कब होएगी? इनवैलिड उस वक्त होएगी जब 0 से छोटी है या 0 से 100 से बड़ी है। तो कोशिश किया करो इंग्लिश लिख के फिर उसको कन्वर्ट किया करो, बड़ा आसान हो जाता है। ओके सर। तो अगर मैं कहता हूँ 12 ये ठीक है, तो सॉरी खत्म ही हो गया। मैं कहता हूँ 222 गलत है, 333 गलत है, 444 गलत है, तो जैसे सही एज एंटर करोगे तो वहां पे खत्म हो जाएगा।
अगर 3 4 व्हाटएवर जो भी एंट्री, ये दो चीजें यार बड़ी सख्त काम आती हैं वैलिडेशन के लिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं होना कभी तुमसे पूछा जाना, लेकिन हर क्वेश्चन का ये हिस्सा होएगा, हर असाइनमेंट का ये हिस्सा होएगा कि डेटा वैलिडेशन करो कि जो एंट्री करवा रहे हो क्या वो एंट्री ठीक है या नहीं। एक आखिरी करो और बस यहाँ पे खत्म करो। फॉर का लूप मैंने नहीं किया, वो नेक्स्ट टाइम करूंगा। तो एक सेकंड और करो। एक इसमें ना एक और इसका बड़ा क्लासिक इस्तेमाल है, लेकिन वो नहीं मैं आज करता। मैं आज तुम्हें कोई इसका एग्जाम्पल बना के देने की कोशिश करता हूँ। बुक देखते हैं, बुक में क्या है। हाँ, ये सम वाला अच्छा है, सम वाला कर लेते हैं। सम वाला काफी अच्छा है। ओवरफ्लो कंडीशन इंफिनिट लूप है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गई, ये भी हमने कर लिया। इवन नंबर वाला भी कर लिया, इंफिनिट लूप भी हमने कर लिया। फैक्टोरियल ये भी अच्छा है। सम और फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। फिर डू वाइल आ गया। डू वाइल में तो वही वैलिडेशन ही होनी है, डू वाइल में कोई खास चीज नहीं है। और फिर फॉर का लूप शुरू हो जाएगा, जो हम करना नहीं है वो मैं कल करूंगा, ठीक है। गुड। तो बस सम और फैक्टोरियल यहाँ पे हम रुकेंगे आज। ये बड़े क्लासिक प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, यानी बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है ये 0 + 1 + 2 डॉट 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 +9 + 10, ये आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक प्रोग्राम लिखो जो सम कैलकुलेट करे फर्स्ट 10 इंटीजर्स का, विच मीन्स कि 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 10, पहले 10 इंटीजर्स का। आउटपुट ऐसे लिखा हो ना? नहीं, आउटपुट कैलकुलेट होएगी। जैसे मतलब तुमने कैलकुलेट करना है। जैसे तुम कहोगे ना 1 इक्वल टू + 10 आ 2 जाता है। + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 55 आता है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोग्राम मुझे आउटपुट देगा 55। इसको करने की एक बड़ी स्पेसिफिक टेक्निक है। वो इस तरह से होता है कि आप एक सम नाम का वेरिएबल लेते हो जिसमें 0 डालते हो। सम आपका वो वेरिएबल होएगा जिसमें ये सारा सम जमा होएगा। अच्छा, अब एक लूप चलाओगे 0 से लेके i = 0 से लेके 10 तक, 1 से लेके कर लो, चलो 1 से लेके 10 तक। अब इस लूप के अंदर ये करोगे कि सम = सम प्लस खत्म, बस। अब इसको समझना है कि ये हुआ क्या है। जब पहली दफा लूप चलता है फर्स्ट टाइम, तो सम की वैल्यू शुरू में है 0, जाहिर बात है ऊपर। जब फर्स्ट टाइम लूप चलता है तो सम = क्या लिखा हुआ है, सम प्लस आई। तो सम की पुरानी वैल्यू क्या है, 0, और आई की वैल्यू क्या है, आई वो है जो लूप चला रहा है। तो लूप लिखा हुआ है 1 to 10 जा रहा है। तो पहली वैल्यू क्या हुई, 1, तो सम में आ गया 0 + 1। भाई सम 0 है, आई की वैल्यू 1 है, दोनों 0 + 1 ऐड हुए, जो आंसर आया वो सम नाम के वेरिएबल में असाइन हो गया। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे ही है ना? अगली दफा चलाओ। जब अगली दफा चलता है तो सम = लिखा हुआ है। अब जो सम की करंट वैल्यू है, ये जो सम है इसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है, वो 0 + 1 चल रही है जो ऊपर लिखी है। और अब उसमें आई ऐड कर दो तो 2 आ जाता है। अगली दफा क्या होएगा, सम = 0 + 1 + 2 + 3 और सो ऑन। प्रोग्राम 1 मिनट का है, प्रोग्राम में कुछ नहीं खास बात है। प्रोग्राम सिर्फ इतना है कि int i = 1 और सम = 0 कर लो, while i <= 10। आपने सिर्फ ये करना है कि सम = सम प्लस i और i = i + 1। कागज पे जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन पढ़ के अपने आप से पूछा करो कि लूप कहां से कहां तक चलाना है। फिर वो उस तरह का लूप बनाया करो, फिर उसके अंदर वो वर्किंग होती है जो आप चाहते हो।
तो कुछ भी नहीं आया, कुछ प्रिंट तो करवाओ। हमने कुछ सी आउट ही नहीं करवाया तो कुछ भी नहीं आया। द सम इज 55 जो हमने हाथ से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया था। अगेन प्रोग्रामिंग का मजा, इसको 1000 कर दो तो मुझे इसका कोई तेज तरीका नहीं आता करने का सिवाय प्रोग्रामिंग के। एक्सेल भी नहीं कर सकती, कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता, ये लूप ही लगता है, कोड ही चलता है, तो ये इतनी जल्दी से कैलकुलेट होता है। सर ये आपने आई इज इक्वल टू आई प्लस आई, ये कैसे, ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपने पहले तो नहीं लिखा था। हर जगह लिखा है, दिखाता हूँ। आई इक्वल टू आई प्लस 1 है, हाँ जी। तो ये तो देखना है, एक मिनट। कौन सी स्लाइड खोलें? कोई भी खोल लेते हैं, ये वाली खोल। हाँ जी, आया नजर? स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसकी बुनियाद ये थी कि अगर ये नहीं लिखोगे तो इन्फिनिट लूप्स बनते थे। ये इसको जरा रिवाइज करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। वो इन्फिनिट लूप्स बन जाते हैं, बेसिकली आंसर ये है अगर वो नहीं करते। की जगह आई लिख दें। जी, इंफिनिट लूप से बचने के लिए ऐसे कर लें। क्या कर लें? इंफिनिट लूप से बचने के लिए ऐसे कर लें। नहीं, ये तो नहीं, मैं मतलब उसने पूछा ये है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1 क्यों लिखा है, तो मैंने उसको ये कहा है कि यार ये तो 1 घंटा पुरानी बात है, ये तो हम हर दफा लिख रहे हैं, तो वो अब इस बस वक्त इसके वहां पे अंदर। 1 की जगह आई लिख दिया। हाँ लेकिन नहीं नहीं नहीं, 1 की जगह आई नहीं लिखा, नहीं, मेरी बात समझो। ये क्या लिखा हुआ है? आई इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो अभी जो मैंने स्लाइडें खोली है उसमें क्या लिखा हुआ था? स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1। 1 तो वो तो वेरिएबल का नाम है ना, बस आई जो मर्जी रख लो, स्टार्ट रख लो, आई रख लो, जो मर्जी रख लो, लेकिन ये प्लस 1 की लॉजिक तो मतलब नहीं, ये पहले ऊपर सम, मैं ऊपर सम की बात कर रहा हूँ, सम प्लस आई। सॉरी, राइट 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 यार, अगर तुम भी ये पूछ रहे थे तो मुझे नहीं पता, ये तो नहीं पूछ रहे थे। यही पूछ रहा था। अगर ये पूछ रहे थे तो वेरी सॉरी, इसकी लॉजिक सारी ये है, इसकी लॉजिक सारी ये, यही तो गेम है सारी, ये जो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है, यही तो ये गेम है कि पहली दफा सम की वैल्यू 0 होती है। यहाँ जब फर्स्ट टाइम लूप चलता है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो सम की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला सम क्या वैल्यू है? 0 प्लस प्लस आई, आई। आई की वैल्यू है 1, तो वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1। अब इस सम नाम के वेरिएबल में क्या आ गया जी? 0 प्लस 1 ये आ गया सम के अंदर। अगली दफा जब ये चलता है तो इस सम नाम के वेरिएबल में 0 प्लस 1 होएगा, यानी ये, और प्लस अब इसमें आई की अगली वैल्यू ऐड हो जाएगी 2, फिर अगली दफा 3 4 5 6 7। ये एक बड़ी स्पेसिफिक खास टेक्निक है जो सम और फैक्टोरियल्स करने के काम आती है। अब फैक्टोरियल तुम खुद करोगे, वो बुक में भी बना हुआ है भी बिल्कुल आसान। वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ दैट इंटीजर। सम प्लस 1 करके भी काट सकते थे ना हम। यार या तो मुझे तुम लोग के सवाल नहीं समझ आ रहे या तुम कंफ्यूज हो गए हो। नहीं, ये सम प्लस, मैं कह रही हूँ ये सम के आगे जो हमने आई लिखा है उसकी जगह 1 लिख देते, फिर भी हमारे पास 55 आ ही जाना था ना, दुनिया ही उलट जाती, सारी दुनिया ही उलट गई अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो। पहली दफा सम की क्या वैल्यू हुई? 0। 0। उस 0 में तुमने 1 ऐड कर दिया, ठीक हो गया। सम अब की अगली वैल्यू दफा जब 1 ये चलेगा तो इसमें फिर 1 ऐड कर दोगे, फिर 1 ऐड कर दोगे, तो तुम हर दफा 1 ऐड करी जा रहे हो। आई समझ बात की? आई समझ। तो वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 निकालने के लिए, यार ये मैं मानता हूँ ये जरा थोड़ा सा टेढ़ा सा काम है सम वाला, क्योंकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ एक लॉजिक है, इसको सीखने का सिर्फ एक तरीका है। वो ये है कि ये कागज पे लिख के चला लो, ये प्रोग्राम कागज पे चलाओ, कंप्यूटर पे नहीं, कागज पे लिख के चलाओ कि हर 10 आइट्रेशंस में क्या क्या होता है, और अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे फिर कहोगे ये दफा, तो ये जरूरी है, मतलब ये एक डिफरेंट टेक्निक है जो जरूरी है करना। ये अगर तुम्हें समझ आ जाए
तो फिर फैक्टोरियल बनाना, फैक्टोरियल 1 मिनट में बन जाएगा, लेकिन वो डिपेंडेंट के ये तुम्हें क्लियरली समझ आया हुआ है। और ये नहीं होता तो प्लीज अगली दफा फिर कहना। लो भी बस मैं रुकूंगा इधर, अगली दफा वो है लूप्स हैं फॉर के, ठीक है। और उस मतलब मेरे ख्याल में